हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो फिर से आपके लिए एक भूतिया कहानी लेके आ गया हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दीपक नाम का लड़का था जो 12वीं क्लास में पढ़ा करता था। आसपास के गांव में उसने आज टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसूरी फूले नहीं समा रहे थे। दीपक ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसूरी ने दीपक का माथा चूमते हुए कहा, बिटुआ, तूने तो समाज में हमारी इज्जत दुगुनी कर दी है। अचानक इतना कहने के बाद बंसूरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, रामलाल से, अजी, हम गरीब किसान दीपक को शहर भेजकर नहीं पढ़ा पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हार, अभी कोशिश करेंगे। बंसूरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकानों के महंगे किराए हम कहाँ से दे पाएंगे? कोई जड़ जमीन तो है नहीं। दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा मुश्किल से चलाते हैं। दीपक बोला, माँ, आगे तो पढ़ना है। मैं शहर में ट्यूशन कर पैसे तो कमा ही लूँगा। बस बाबा, हमें वहाँ कोई सस्ता किराया पर कमरा मिल जाए। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो पढ़ाई में, पर आगे की पढ़ाई में गरीबी रोड़ा अटका ही देती है। क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांवों में 8वीं क्लास तक ही स्कूल है। इसके बाद 12वीं तक के आसपास के कस्बे में साइकिल से चले जाते हैं बच्चे। किंतु इसके बाद शहर जाकर कॉलेज में ही पढ़ाई करनी पड़ती है। जिनके माँ बाप की अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा काम होता है वही पढ़ा पाते हैं। बाकी तो पढ़ लिख कर अपने बाप की तरह खेतों में काम करते हैं या पास के कस्बे में मुनुमगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन का जीवन यापन करते हैं। रामलाल खुद पढ़ा नहीं था, पर अपने बेटे दीपक के लिए सपने बड़े बड़े थे। उसकी आंखों में रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या और खर्चे तो मनोज ट्यूशन करके वह हम मियाँ बीवी गांव में काम करके पूरे कर लेंगे। बस दीपक को शहर में सर झुकाने की कोई छोटा सा कमरा सस्ता मिल जाए। उन्हीं में से किसी ने कहा कि रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना तो असंभव ही है। एक एक कमरे में 5,000 8,000 का किराया होता है। भूल जाओ मनोज को शहर में पढ़ाने की बात। कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं हारा, देखता हूँ कुछ इंतजाम हो जाए तो। तभी रामलाल का जिगरी दोस्त लखन पाल बोला, भैया, एक जुगाड़ है। शहर में आबादी से दूर सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा दीपक तो पट्ठा जवान है, रह लेगा। रामलाल के मन में एक उम्मीद जगी, पर अभी घर के बारे में कुछ पता नहीं चला था। दूसरे दिन दोपहर रामलाल लखनपाल के घर चला गया। लखनपाल से उसने पता ले लिया। चाय पानी पीकर घर आ गया। घर आकर उसने दीपक से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी ने सस्ते घर का पता दिया है। दीपक खुश हो जाता है, बोलता है, सच बाबा? अभी तैयारी कर ले, अपने सारे कागज पत्तर संभाल कर रख लेना। बंसूरी सब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने कमा कर जोड़े थे अपने पति को दे देती है और देते हुए बोलती है, ज़्यादा तो नहीं, पर काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते बाप बेटे उस जगह पहुंच जाते हैं। फिर जगह का पता किया तो सभी घरों में एक कमरे का किराया 4 से 5,000 के बीच था। निराश हो चले थे। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने झुंझलाते हुए कहा, फिर कितने तक का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2,000 के ऊपर नहीं दे पाऊंगा हुजूर। कुछ सोचकर बोला डीलर, एक मकान है यहाँ से और थोड़ा दूर, एकदम सुनसान है, चलेगा? अब की दीपक खुशी से बोला, सर चलेगा, नहीं दौड़ेगा। तो चलो दिखाता हूँ। तीनों वहाँ पहुँचे
तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन न जाने कब से बंद था। उसके ऊपर, जिसका साइड से जीना था, एक छोटा कमरा था। उसके आगे चौड़ी छत थी। कमरा दीपक को पसंद आया, लेकिन बाबा असहज में था। वो अब बोले, इतनी वीराने में नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। दीपक बोला, बाबा सारा दिन तो कॉलेज और ट्यूशन में रहूँगा, सिर्फ रात भर सोने ही तो होगा, फिर इससे सस्ता और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। रामलाल को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन दीपक ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। उसका चयन तो हो ही जाना था। रामलाल एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह गांव वापस चला आया। दीपक कॉलेज गया। वहाँ 2-4 लड़कों से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। गांव का सोचकर जो अनदेखा कर रहे थे, वही मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखकर दोस्त बन गए। बातों बातों में उन्होंने पूछा, दीपक कहाँ रहते हो? तो दीपक ने अपना पता बता दिया। ये सुनकर कुछ लड़कों का मुंह खुला ही खुला रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास में रहते होंगे और वहाँ के बारे में सुन रखा होगा। अटकते अटकते बोले, उस भूत बंगले में? दीपक ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा है, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है। दीपक बोला, और रात ही तो काटनी है। वे लड़के बोले, रात की ही तो बात है। हमने सुना है वहाँ रात को एक चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं वहाँ पायल, चूड़ी और किसी लड़की की हंसने की आवाज़ अक्सर वहाँ से आती है। दीपक अविश्वास से बोला, किसने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? बताओ मुझे। सभी ने कहा, हम में से किसी ने नहीं। दीपक ने कहा, यानी कही सुनी बातों को मैं नहीं मानता। दीपक ने कह तो दिया था कि वो इन बातों को नहीं मानता, पर दोस्तों की बातों से मनोज के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात में खेतों में बिना डरे पानी लगाते, गर्मी सर्दी की न जाने कितने रातें मनोज ने अकेले ही बिताई थी। उसे कभी डर नहीं लगा, पर कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी स्टोरी सुनाई जाती है। सो दीपक को लगा लड़कों द्वारा इसी तरह कोई स्टोरी कहानी सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा, पर आज की रात ठीक से सो नहीं सका। हर आहट पर चौंक कर नींद खुलती रही। पानी पीकर फिर सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया तो अपने दोस्तों से दीपक ने होम ट्यूशन देने की बात कही। इसी तरीके से दीपक को 1 महीना हो गया था। ट्यूशन भी मिल गए थे और रात 9 बजे तक दीपक अपने घर पर आ जाता था। खुद खाना बनाकर खाकर रात 10 बजे तक सो जाता था। पढ़ाई दीपक सुबह 5 बजे उठकर करता था। गांव के बच्चों को सुबह मुंह अंधेरे ही उठने की आदत होती है। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा, आज शेखर का जन्मदिन है, वो पार्टी दे रहा है। सो सब शाम 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे। दीपक ने कहा, मैं ट्यूशन से सीधे पहुंच जाऊंगा रेस्टोरेंट में। पार्टी 8 बजे से चालू हो गई। धीमे धीमे लड़के लड़कियां सभी पहुंच गए। सबसे आखिर में दीपक पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी। हल्का हल्का म्यूजिक के साथ डिम लाइट में सभी बियर का गिलास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। दीपक ने ऐसी पार्टी पहली बार देखी थी। बियर का ऑफर दोस्तों ने उसे भी किया, लेकिन हाथ जोड़कर उसने कहा, यार मैंने कभी नहीं पिया है, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उसे तो लड़कियों को बियर पीते देख के आश्चर्य हो रहा था। शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। गांव में तो अंधेरा होते ही औरतें और लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। दीपक को प्रताप ने कहा, चल यार, मैं तुझे घर के पहले मोड़ पर छोड़कर अपने घर निकल जाऊंगा। दीपक उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा, मनोज यार, थोड़ी सी तू भी ले लेता बियर तो ठीक रहता यार। दीपक ने कहा, यार तू जानता नहीं कि मैं कितने गरीब घर से हूँ।
ये महंगे शौक मैं नहीं कर सकता। पर यार आज तो शिखर की तरफ से था। मनोज, दीपक ने कहा। ये आदतें इसी तरह शुरू होती है। इतने में मोड़ आ गया और दीपक कार से उतर गया। कल मिलने का वादा करके। यहाँ तक तो गाड़ियों की काफ़ी आवाज़ थी, पर जैसे ही दीपक आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क सूनी और वीरानी होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चला जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीरानी की ओर दीपक अपने कदम बढ़ा चुका था। आज और दिनों के अपेक्षा रात कुछ ज़्यादा ही गहरी काली लग रही थी। बार बार कुत्तों की रोने की आवाज़ सन्नाटा चीरती आ रही थी। दीपक को डर तो लग रहा था, लेकिन वह निडर होकर उसने अपने गांव का गाना गाना शुरू कर दिया। अब की बरस सावन में मैया जल्दी बुला लियो, ओ ओ ओ हमारे भैया को ससुराल से लिवा ने जल्दी भेज दियो, हो। सन्नाटे को चीरती आवाज़ दीपक को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज़ उसके कानों के पास से टकराती हुई निकली। कोई है। और जोर से हंसने की आवाज़ पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज़ छम 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 पास आती महसूस हुई दीपक को। सामने ही उसका कमरा था। दीपक लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट गई हुई थी। ढूंढकर मोमबत्ती जलाने की कोशिश की तो माचिस घबराहट में हाथ से छूट गई। दीपक ने बैठे बैठे ही मोमबत्तियाँ जलाई और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। पूरा बदन थर थर काँप रहा था। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट मारे बैठी थी। दीपक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंद ताले में कोई लड़की उसके कमरे में कैसे आ सकती है, और ये आखिर है कौन। दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बंद दरवाजे में ये लड़की मेरे बिस्तर पर पहुंची कैसी। हकलाते हुए हिम्मत कर दीपक ने पूछा, आप कौन और अंदर कैसे आई। झटके से घूंघट उठाकर बोली, हमको बंद दरवाजे नहीं रोक पाते। दीपक ने देखा भला की खूबसूरत थी वो लड़की। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सम्मोहन से भरी। वह बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे कोई सूद न रही हो उसको। खनकती आवाज़ में बिस्तर से उठती हुई वह बोली, हमारा नाम नैना है। आज मैं 20 साल पहले इसी मकान के नीचे वाले पोर्शन में रहती थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ। तब यह जगह वीरान नहीं थी। दीपक उसके सम्मोहन में अपनी सुध बुध खो बैठा था। मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। नैना आई और उसको बैठने का इशारा किया। दीपक बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो बोली, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा था, इसकी आंखें बिल्कुल अमिया की भाखों से बड़ी है। पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्यार से मेरा नाम नैना रख दिया। कोई 2 साल बाद मेरा भाई भी हो गया। अब हम बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ गए थे, स्कूल फीस, हमारे आए दिन नई नई चीज़ों की मांग। अब पैसों की तंगी होने लगी थी। माँ पिता ने सोचा ऊपर वाले कमरे में किसी को किराए में रख लेते हैं, कुछ मदद हो जाएगी। दीपक न हूँ न हाँ करे बिना उसकी कहानी सुन रहा था। वो बोली, अक्सर किराए पर पढ़ने वाले लड़के ही आते थे इस कमरे में, पढ़ाई पूरी होते ही चले जाते थे। नैना बोली, अब मैंने भी जवानी में कदम रख दिया था। उस वक्त 16 साल की नादान लड़की थी। अब की बार कॉलेज में पढ़ने वाला एक बाका जवान किराए में आया और मेरे और उसके बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया, या कहो कि प्रेम की कहानी शुरू हो गई। मैं कोई ना कोई बहाने छत पर आ जाती,
कभी कपड़े सुखाने, कभी अपने काले लंबे बाल सुखाने, जिनमें राजेश उलझकर रह जाता। हाँ, यही नाम था उस बाके नौजवान का। माँ पिता को कुछ मालूम नहीं चला। नैना रुकी और बोली, दीपक सुन रहे हो ना? दीपक जैसे मंत्रमुग्ध हो चुका था। वो हाँ में हाँ, उसके मुंह से इसके अलावा बोल नहीं फूटा। नैना ने कहा, उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। आजकल वह मुझ पर कम ध्यान देता था। पढ़ाई के आगे मेरी सुंदरता भी फेल हो गई थी और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई मेरी अवहेलना करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन रात को चुपचाप मैं राजेश के कमरे की तरफ बढ़ गई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मुझे पकड़ा और अपने होठों में मेरे होठों को रख दिया और मुझे किस करने लगा। फिर तो न जाने मुझे क्या हो गया। सुबह उठी तो बहुत रोई। ये क्या कर दिया मैंने। राजेश ने समझाया कि परीक्षा खत्म होते ही गांव जाऊंगा और अपनी और तुम्हारी शादी की बात सेहरा बांध कर ले जाऊंगा। नैना की बड़ी बड़ी आंखें ये कहते कहते भर आई थी, पर जैसे ही कि होता आया है, पंछी उड़ चुका था। नादान राजेश के संग दुल्हन बनी शादी के सपने देखने लगी। वक्त गुजरने लगा पर वो नहीं आया। उसका कुछ सामान कमरे में छूट गया था। एक दिन उसका दोस्त उसे लेने आया तो मैंने राजेश के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, उसकी तो शादी हो चुकी। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे सपने किसी कांच की तरह चूर चूर हो गए। दीपक ने देखा, उसके सुंदर गालों पर आंसू लुढ़क आए हैं। नैना बोली, बस मैं ये सहन नहीं कर सकी, और क्योंकि मैंने उसे सच्चे हृदय से प्यार किया था। बस तभी मैंने एक खतरनाक फैसला कर लिया। अब मुझे जीना नहीं है और मौका तलाशने लगी। एक दिन माँ पिता और भाई किसी फंक्शन में गए थे। मैं बहाना कर कर रुक गई घर पर। नादान उम्र के फैसले भी नादान ही होते हैं। घर में केरोसिन रखा था। मैंने घर का मेन गेट बंद किया, फिर रसोई का गेट बंद कर तेल अपने ऊपर छिड़क कर आग लगा ली। आग तो लगा ली, लेकिन जब शरीर से ऊंची ऊंची लपटे से घिर गया तो उसकी तपन में जो शरीर में तड़पन हुई, वो जलन आज तक भी महसूस हो रही है। मनोज की रूह कांप गई थी उसकी कहानी सुनकर, पर आगे जानना चाहता था। उसके मुंह से निकला, फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। बोली, फिर क्या? इतना कहते ही वातावरण भयावह होने लगा। बाहर आंधी तूफान चलने लगी। नैना की पीठ दीपक की तरफ थी। वह बोली, बदनामी के डर से माता पिता मकान बेचकर भाई को लेकर सदा के लिए यहाँ से चले गए। अब मैं यहीं रहती हूँ। और नैना जोर जोर से हंसने लगी। जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। जो ही नैना ने दीपक की तरफ देखकर कहा, चल आज तेरी बारी है, वह बिस्तर पर ही जोर जोर से हंसने लगी। दीपक ने घबरा कर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुंदर लड़की की जगह एक अधजली काया खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ एकदम डरावना लग रहा था। दांत लंबे नुकीले निकल आए थे। चेहरे पर जगह जगह घाव रिस रहे थे। उसके शरीर में मांस के लोथरे टपक रहे थे। कमरा जलने की बदबू से भर चुका था। नैना दीपक की तरफ अट्टहासे करती बढ़ रही थी। तुझे चलना ही होगा। इस कमरे में रहने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके हंसने से सारा माहौल गूंज उठा था। उसके हंसने के डरावने आवाज़ से अगल बगल के पेड़ के जितने भी पंछी थे वो डर के मारे उड़ने लगे थे। दीपक ने आओ देखा न ताओ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर पहुँचा तो नैना वहाँ अपनी ओर इशारा करती उल्टी उल्टी चलती हुई अपने ओर बुला रही थी और दीपक किसी चुंबक की तरह खींचता चला जा रहा था।
पूरे छत को नैना पार कर मनोज के दम सामने आ गई थी और अपनी ओर इशारा कर रही थी आने के लिए कि अचानक वो छत के मुंडर से जा टकराया और बेहोश हो गया। सुबह दीपक ने देखा कि वह छत के मुंडेर के किनारे पड़ा हुआ है और उसकी आंखों में रात के सारे सीन किसी मूवी की तरह घूम रहे थे। वो उठा और डरते हुए अपने कमरे में घुसा, अपना बैग उठाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सचमुच चुड़ैल का सामना हुआ था। अगर वो सचमुच चुड़ैल थी तो उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसने सारा सामान उठाया और वहाँ से निकल गया और अपने दोस्तों को जाकर सारी बात बताई। दोस्तों ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम जिंदा बच गए। अगर तुम बेहोश न हुए होते तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती और तुम्हें मार देती। दीपक ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।